ना देखो, मैंने आपको बोला था कि कंपोजिशन टैक्स पेयर जो रहते उनके टैक्स रेट्स, मतलब जो रेट से उनको टैक्स पे करना है, वो टैक्स रेट्स बहुत कम रहते, राइट। तो इसीलिए तो कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आना चाहेगा, अदरवाइज थोड़ी ना बेवकूफ है कि वो कंपोजिशन स्कीम में आएगा, राइट। तो देखो, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, अपन एक एक करके समझते हैं अभी। देखो, तो इनका क्या कहना है कि मान के चलो कि अब आप एलिजिबल हो गए कंपोजिशन स्कीम के लिए, लेट्स से यू आर एलिजिबल टैक्स पेयर, किसके लिए? फॉर कंपोजिशन स्कीम। ना, दिस इज कंपोजिशन स्कीम, ओके। अब ये जो एलिजिबल टैक्स पेयर है जो कंपोजिशन स्कीम में आ गया है ना, जैसा मिस्टर हमारा था वाई कंपोजिशन में आ गया क्योंकि उसका टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर एग्जैक्ट 1.5 CR था, तो आ गया था। अब इसे टैक्स कैसे भरना? देखो, अब जो भी ये गुड्स को सप्लाई करेगा आगे, है ना, ये सप्लाई करेगा, तो इसका टैक्स रेट बहुत कम होगा। तो अब ये डिपेंड करेगा कि वेदर ही इज अ मैन्युफैक्चरर और अ रिटेलर और अ रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। सर क्या बोला? रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। देखेंगे अभी इसको क्या है, अपन बहुत इत्मीनान से समझेंगे इसको। पहले अपन गुड्स की बात कर रहे, सिर्फ गुड्स की, सर्विसेज को अपन बाद में देखेंगे, ओके। तो पहले गुड्स, तो मान के चलो कि ये एलिजिबल टैक्स पेयर सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। लेट्स से इसने सप्लाई ऑफ गुड्स किया 60 lakhs का, करंट ईयर में उसने सप्लाई किया 60 lakhs का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? सिंपल, आप एक काम कर दो, इसके ऊपर 1% टैक्स दे दो। 1% टैक्स मतलब किसका? तो 0.5% CGST और 0.5% SGST, ऐसा करके हमें 1% टैक्स दे दो, मतलब 60,000 का टैक्स हमें दे दो। हम खुश, आप खुश, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1% टैक्स में दोनों खुश रहेंगे, ओके। लेकिन आप ये टैक्स जो है ना, ये कस्टमर से वसूल नहीं सकते हो गाइस, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब जो कंपोजिशन एलिजिबल टैक्स पेयर रहेगा, ये टैक्स पेयर कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो रिकवर नहीं, जैसा हमने देखा कि नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि हम जब इनवॉइस देते हैं, तो वो इनवॉइस में, जैसे आप कोई मोबाइल शॉप में परचेस करने गए मोबाइल, तो क्या होता है, मान के चलो कि आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, 10,000 का, तो सामने वाला 10,000 का बिल देता है और उसके ऊपर CGST लगा के देता है 1,000 रुपए मान के चलो, और SGST 1,000, तो टोटल बिल देगा आपको 12,000 का और आपसे 12,000 रुपए लेगा, राइट। बट वही मोबाइल वाला अगर कंपोजिशन स्कीम में है, अगर वो कंपोजिशन स्कीम में, तो वो 10,000 रुपए पे जो CGST SGST पहले लगा रहा था, अब वो वैसा नहीं कर सकता। मतलब क्या? मतलब अब ये 10,000 पे जब वो 1% कैलकुलेट करेगा, राइट, तो वो 100 रुपए, 10,000 पे 1% मतलब 100 रुपए, वो खुद की जेब से उसको देना पड़ेगा। सो ही कैन नॉट रिकवर द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। इंपॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट, कि वो कस्टमर से टैक्स वसूल नहीं कर सकता, राइट। इसी का मतलब उसको ये जो CGST SGST वो अलग से लगा के नहीं दे पाएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ अपना टैक्स वसूल कर लेगा, ओके। तो देखो गाइस, कहने का मतलब ये कि ये जो कंपोजिशन टैक्स पेयर रहेगा, कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है, ये कंपोजिशन टैक्स पेयर कैन नॉट इशू टैक्स इनवॉइस। ये टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, टैक्स इनवॉइस को ये इशू नहीं कर सकता। तो फिर सर इसे कुछ तो, कस्टमर को कुछ तो देना पड़ेगा, यस। तो टैक्स इनवॉइस की जगह गवर्नमेंट ने इनको बोला, इनको देना है बिल ऑफ सप्लाई। क्या देना है? कंपोजिशन टैक्स पेयर को जब वो कस्टमर उनके यहां पे आएगा, तो ये ऐसा टैक्स इनवॉइस ना देते हुए इनको देना है बिल ऑफ सप्लाई। तो दिस इज सपोज टैक्स इनवॉइस और ये रहेगा बिल ऑफ सप्लाई, इसके ऊपर लिखा रहेगा बिल ऑफ सप्लाई। ये कंपोजिशन टैक्स और ये नॉर्मल टैक्स पेयर, टैक्स इनवॉइस। तो जैसे अपन ने मोबाइल का एग्जांपल लिया, मोबाइल अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर हो तो 10,000 का मोबाइल प्लस CGST प्लस SGST ऐसे लगा के देगा, राइट, 1,000 रुपए, और ये 12,000 रुपए का बिल आपको मिलेगा, ओके, टोटल इनवॉइस, राइट। बट अगर वो
कंपोजिशन डीलर है, कंपोजिशन डीलर, तो फिर उसको बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा। और यहां पे सिर्फ मोबाइल लिख के जितने का भी बेचना है, उसको 12,000 का बेचना है, 10 एट हिज चॉइस, राइट। तो मान के चलो इसने 10,000 का बेचा, तो यहां कोई टैक्स लगा के नहीं लेगा, 10,000 रुपए ऐसे यहां लेगा टोटल। और अब ये 10,000 के ऊपर गवर्नमेंट को 1% इस कंपोजिशन टैक्स पेयर को भरना पड़ेगा। अरे आया समझ में आप? तो टैक्स इनवॉइस चूंकि ये इशू नहीं कर सकता, इसलिए टैक्सेस लगा के नहीं दे सकता, सिंपल एज दैट। देखो, दिस इज नॉट टैक्स इनवॉइस, तो अगर टैक्स इनवॉइस नहीं तो हाउ कैन यू लेवी द टैक्सेस देन? आप टैक्सेस कैसे लगा सकते हो, क्योंकि ये टैक्स इनवॉइस ही नहीं, राइट। अब देखो, इसका मतलब आपके समझ में आया क्या कि अब मान के चलो कि ये मोबाइल शॉप वाला है, ये मान के चलो मोबाइल शॉप, ओके, और ये दूसरा छोटा मोबाइल शॉप वाला है ना, मोबाइल शॉप, इसका भी मोबाइल शॉप। अब ये छोटे मोबाइल शॉप वाले से इसने इसको बेचा, बड़े मोबाइल शॉप वाले ने छोटे मोबाइल शॉप वाले को बेचा, बराबर। और फिर ये रिटेल कस्टमर को बेचता है, रिटेल कस्टमर को, राइट, बराबर। तो देखो, मान के चलो ये है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड, ये वाला पर्सन जो है ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, बड़ा मोबाइल शॉप। तो अब ये यहां से परचेस करेगा, तो ये क्या इशू कर पाएगा? ये इशू करेगा, ये बड़ा मोबाइल शॉप वाला बिल ऑफ सप्लाई देगा, बिल ऑफ सप्लाई। अभी हमने देखा क्योंकि इज रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो इसने 10,000 रुपए का बिल दे दिया। तो देखो, सवाल ये उठा कि इसने जो परचेस किया, ये मोबाइल छोटे वाले ने, ये छोटे मोबाइल शॉप वाले ने जो परचेस किया, क्या ये क्रेडिट ले पाएगा क्या जीएसटी का? अरे बिल्कुल सही पाए सर, यहां पे जीएसटी तो लगा नहीं है, यहां पे जीएसटी तो लगा हुआ नहीं है, तो हाउ कैन ही टेक द क्रेडिट? ये क्रेडिट ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। मतलब आपके समझ में आ गया गाइस, मतलब बिल्कुल आपके सही समझ में आ गया कि अगर कोई पर्सन, मतलब ये छोटा मोबाइल शॉप वाला, अगर कोई पर्सन कंपोजिशन स्कीम वाले से गुड्स परचेस करता है, ध्यान से सुनना, आगे पॉइंट आने वाला है, कंपोजिशन स्कीम वाले पर्सन से गुड्स परचेस करता है, तो उसे उसका क्रेडिट नहीं मिलता, आईटीसी नहीं मिलेगा, जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सामने वाला पर्सन आईटीसी लगा के ही आपको नहीं दे रहा है। अरे मुझे बताओ, क्या वो जीएसटी लगा के दे रहा है कि आपको? बड़ा मोबाइल का शॉप वाला जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, क्या वो आपको जीएसटी लगा के दे रहा है? बिल्कुल नहीं लगा के दे रहा सर। तो फिर आप भला क्रेडिट कैसे ले सकते हो? मतलब ये छोटे मोबाइल शॉप वाला क्रेडिट नहीं ले सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और तो बात सुनो, ये जो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, इसने भी कहीं से गुड्स परचेस किया होगा, राइट, इसने भी कहीं से गुड्स परचेस किया होगा। लेट्स से इसने नॉर्मल टैक्स पेयर से परचेस किया, नॉर्मल टैक्स पेयर, तो एग्जांपल इसने 8,000 रुपए का माल परचेस किया, उस पे 500 का जीएसटी, क्योंकि जिससे परचेस किया मिस्टर एक्स, ये मिस्टर एक्स तो नॉर्मल टैक्स पेयर है ना, मिस्टर एक्स तो नॉर्मल टैक्स पेयर, तो इसने 9,000 का बिल दिया ये कंपोजिशन वाले को, राइट, ये कंपोजिशन वाले को 9,000 का बिल। नाउ सवाल ये उठा, क्या दिस कंपोजिशन वाला पर्सन, क्या ये कंपोजिशन वाला पर्सन, क्या ये 500 रुपए का क्रेडिट ले पाएगा? वेदर ही कैन टेक द क्रेडिट? द आंसर इज नो। सर मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे हो? यस, सही समझे आप, कि जो डीलर कंपोजिशन वाला होता है, जैसे आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो, ध्यान से सुनो, आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो, आपने किसी से गुड्स परचेस किया, नॉर्मल डीलर से परचेस किया आपने, वो जिससे परचेस किया वो कंपोजिशन वाला नहीं है, तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते, वो जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। और आप जिसको बेचेंगे, आप जिसको बेचेंगे वो सामने वाला पर्सन भी क्रेडिट नहीं ले पाएगा। तो कंपोजिशन वाले स्कीम में क्या प्रॉब्लम है, समझ में आ गया आपको? कि जो अपन परचेस करेंगे वो जीएसटी का हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, और अगर आप आगे बेचते हो तो सामने वाले को भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अरे बिल्कुल सिंपल है, कैसे मिलेगा बताओ? क्योंकि ये जिससे आप परचेस कर रहे हो, जिससे आप परचेस कर रहे हो, अगर ये 500 1,000 रुपए का क्रेडिट दे दिया गवर्नमेंट ने, और आप आगे, मतलब ये जो कंपोजिशन वाला, ये तो 1% से टैक्स पे कर रहा है, और ये जो क्रेडिट लग के आया, लेट्स से 6% का क्रेडिट लग गया, मतलब आप आईटीसी लेंगे 12% का, और गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे 1% का। यहां पे लिखा क्या गवर्नमेंट बेवकूफ है? तो उन्होंने बोल दिया भाई सुनो, आपको हम सहूलियत दे रहे हैं कि आप कम रेट से टैक्स पे करो यार, 1% से टैक्स पे करो, और आप ऊपर से हमें क्रेडिट भी मांग रहे हो, तो दो बेनिफिट कैसे देंगे? क्रेडिट भी देंगे और आपको कम रेट से टैक्स भी पे करने बोलेंगे, दो बेनिफिट हम थोड़ी ना देंगे।
तो अगर आप कंपोजिशन में रजिस्टर्ड हो, भले क्यों ना आप नॉर्मल टैक्स पेयर से गुड्स परचेस करो जिसपे जीएसटी लगाए, टैक्स इनवॉइस पे आप क्रेडिट नहीं ले पाए, राइट। और आप जिसको बेचेंगे याद रखना सामने वाले को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, ओके। ये पॉइंट आगे आएगा, बट अब डिस्कशन निकला था तो मैंने सब चीजें कंसोलिडेटेड आपको बता दी, वहां पे भी अब यही पॉइंट कंटिन्यू रहेगा, ओके। ग्रेट। तो देखो क्या बोला यहां पे कि रेट जो रहेगा, रेट देखो, रेट क्या रहेगा, 0.5% मैन्युफैक्चरर के लिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी 0.5%, ओके। और तो टोटल रेट क्या होगा, कैन नॉट एक्सीड द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, मतलब जो टर्नओवर रहेगा आपका उसका परसेंटेज लगाना पड़ेगा, तो टोटल रेट 1% आएगा। आपको बायफॉर्गेट करके नहीं देना है, सीजीएसटी डायरेक्ट 1% लगा दे, राइट। फिर अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे, देखो जब ओरिजिनली कंपोजिशन स्कीम आई थी तो दैट इज ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्विस एंड दैट इज ओनली वन सर्विस, रेस्टोरेंट सर्विस। मतलब जब ये आई थी तब इन्होंने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था तब कि सिर्फ जो रेस्टोरेंट सर्विस वाले रहेंगे उन्हीं को ये एप्लीकेबल रहेगी, बाकी कोई और सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे मैं आशीष, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं पढ़ाने की, तो ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। अरे समझ में आ रहा है आपको, ये मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगी। ऐसा जब इनिशियली आया था तब बोला था, बाद में इसमें कुछ चेंज लाया, वो क्या चेंज अपन देखने वाले अभी यहां नीचे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि जो ओरिजिनल आई थी वो सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विस के लिए आई, तो उसका रेट दे दिया। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई आप सर्विस कर रहे हो, मतलब आपका रेस्टोरेंट है खुद का, और तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो क्योंकि ये सर्विस है। तो सीजीएसटी 2.5, एसजीएसटी 2.5 और टोटल 5%। और इन्हीं अदर सप्लाईज है, मतलब जैसे ट्रेडिंग शॉप है ना, ये ऊपर क्या था, मैन्युफैक्चरर था। नाउ आप ट्रेडर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, आप गुड्स ओनली, गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं चल रही। सर्विसेज के लिए अभी मान के चलो सिर्फ रेस्टोरेंट के लिए एप्लीकेबल, ओके। बाद में अभी नीचे पता चलेगा और कौन से सर्विस और कैसे। तो ये अदर सप्लाईज के लिए 0.5 मतलब 1%, ओके। सो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हो या अदर सप्लाईज रहो, मतलब मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ भी रहो आप, तो आपके लिए 1% है। 0.5 सीजीएसटी, 0.5 एसजीएसटी। और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो आपके लिए रेट है बेटा 2.5%, 2.5 दैट इज 5%। तो इसलिए देखो आप कोई रेस्टोरेंट में जाओ और रेस्टोरेंट में आप देखेंगे तो बिल जब आपके हाथ में आएगा ना, तो देखना उसके ऊपर 5% जीएसटी लिखा हो। तो ये 5% वाले मतलब कौन से, कंपोजिशन वाले, राइट। तो उसमें इंक्लूसिव रहता है वो, तो आपको 5% का दिखेगा वहां पे इंक्लूसिव रेट, मतलब उसने वो आपसे नहीं लिया, तो 5% का जीएसटी, राइट। देखो ये हो गए रेट्स। अब क्या चेंजेस आए थे सर्विसेज के लिए, देखो तो सवाल ये उठा था कि गवर्नमेंट को सब लोगों ने बोला कि भाई आप ये सिर्फ जो बेनिफिट दे रहे हो कंपोजिशन वाला, ये आप सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को क्यों दे रहे हैं। जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट को, भाई मैं पढ़ाने की सर्विस दे रहा हूं, बहुत अच्छा काम करो, लोगों को देखो मैं सीए, सीएस, सीडब्ल्यूएन के गोल तक पहुंचा रहा हूं, और आप है ना तो मुझे कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं दे रहा। मैं बहुत छोटा सा सर्विस प्रोवाइडर हूं, सप्लायर ऑफ सर्विस हूं, और आप मुझे वो बेनिफिट नहीं दे रहे कंपोजिशन का। तो गवर्नमेंट ने बोला अच्छा 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 ठीक है यार आशीष, और भी आशीष जैसे 50, 60, 100, 200 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ लोग गए थे गवर्नमेंट के पास और बोला कि देखो यार ये सब आप जागती कर रहे हो, सप्लाई ऑफ सर्विस हम भी कर रहे हैं, हमको भी ये बेनिफिट दो कंपोजिशन वाला। तो गवर्नमेंट ने बोला ओके ओके देंगे। लेकिन देखो उन्होंने क्या क्लॉज बनाया सर्विसेज के लिए, ओके। गुड्स की बात खत्म हो गई, गुड्स को सबके लिए है ना। सर्विसेज का देखो, सर्विसेज कैन बी सप्लाइड बाय द कंपोजिशन सप्लायर। तो सर्विसेज अब दे सकता है कब, देखो वेयर अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे द टैक्स अंडर क्लॉज 1, मतलब ये जो अपन ने देखे क्लॉज 1, 2 एंड 3 मे सप्लाई द सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विसेज। मतलब क्या, देखो तो अब ये जो लोग हैं, ये जो लोग थे, जो मैन्युफैक्चरर था या रेस्टोरेंट सप्लायर था या अदर वाला, अब ये लोग देखो कि जैसा कोई एक मैन्युफैक्चरर है ना, तो मैन्युफैक्चरर सप्लाई ऑफ गुड्स भी कर रहा था, और उसके साथ साथ वो चाह रहा था कि देखो कि अपने फैक्ट्री से गुड्स निकल के कस्टमर के डोर स्टेप तक, उसके गोडाउन तक मैं ही गुड्स पहुंचा के दूं, मैं सर्विस का भी सप्लाई करूं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो पहले ऐसा था कि ये जो लोग हैं, ये मैन्युफैक्चरर, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है तो फिर उसके लिए कवर ही नहीं होता था, उसके लिए वो आता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए एप्लीकेबल रहेगा।
गुड्स के लिए, सर्विसेज सिर्फ कौन सी आएंगी? रेस्टोरेंट वाली। अगर इसके अलावा आप कोई सर्विस दे रहे होगे तो आपको कंपोजिशन में एंट्री नहीं मिलेगी, कल कंपोजिशन में एंट्री नहीं थी, तो फिर ऐसे केस में अब गड़बड़ हो गई थी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये नया क्लॉज लाया। क्या बोला देखो, मे सप्लाई द सर्विसेज अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विस ऑफ वैल्यू not exceeding 10% of the turnover in a state or union territory in a preceding financial year or rupees 5 lakhs whichever is higher। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, तो उनका क्या कहना है कि आप ये देखो कि लास्ट ईयर में आपने जो टर्नओवर ऑफ टोटल टर्नओवर है आपका, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, लेट्स से ये आपका ईयर है लास्ट और ये आपका करंट ईयर, तो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और दिस इज योर करंट प्रीवियस ईयर। ओके, तो लेट्स से आपका टर्नओवर है लास्ट ईयर का 1 करोड़ रुपए। ओके, 1 करोड़ रुपए आपका टर्नओवर। ओके, तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ, और आप मैन्युफैक्चरर हो लेट्स से, तो आप ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ कोई और सर्विस भी दे सकते हो अदर देन रेस्टोरेंट। अदर देन रेस्टोरेंट के लिए तो है ही, ऊपर ही है, अदर देन रेस्टोरेंट भी आप कोई सर्विस दे रहे हो तो आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप जो करंट ईयर में 10% ऑफ योर टर्नओवर, 10% ऑफ 1 करोड़, मतलब कितना हो गया? 10 लाख और रुपीस 5 लाख, ये वैल्यू तक अगर आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस है 10%, देखो क्या बोलता है, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो आपका टोटल टर्नओवर था लास्ट ईयर का 1 करोड़ रुपए, वो 1 करोड़ रुपए के 10% मतलब 10 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, मतलब यहां पे कितना है? 10 लाख रुपए। तो करंट ईयर में आप जो सर्विस दे रहे हो, जो भी सर्विस आप देंगे, वो सर्विस की वैल्यू अगर अप टू 10 लाख रुपीज है तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। जैसे एग्जांपल ये देखते, क्या मान के चलो कि ये आपकी फैक्ट्री ये फैक्ट्री का, जैसे कि मैंने बोला, पिछले साल का जो टर्नओवर था वो था 1 करोड़ रुपीस, राइट। और आप अब दो काम कर रहे हो, एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, है ना, दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, फैक्ट्री से गुड्स निकल रहे हैं आपके, और यहां पे कर रहे हो आप सप्लाई ऑफ, जैसे मैंने बोला, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। जैसे आपके पास मैंने बोला ट्रक है ना, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो ये सर्विस, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है आपका से 20 लाख रुपए का, करंट ईयर में ओनली 20 लाख, और ट्रांसपोर्टेशन सर्विस आपने दी 7 लाख रुपीज, 7 लाख। तो देखो, अब आपको पूछा जाएगा वेदर यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट प्रीवियस ईयर। ये जो टोटल है आपका 27 लाख का, ये करंट ईयर का, तो आप क्या एलिजिबल हो जो आप कर रहे हो उसके लिए? तो देखो अपन निकाल के देखते। तो उन्होंने क्या बोला कि आप ये लास्ट ईयर का टर्नओवर देखो, इसका 10% ऑफ 1 करोड़, मतलब ये आएगा 10 लाख, और रुपी 5 लाख, ये फिक्स लिमिट बोला, विच एवर इज हाइयर, तो यहां हाइयर क्या है? 10 लाख। तो आप जो ये करंट ईयर में जो सर्विस दे रहे हो, इसके लिए बात कर रहे हो, ये गुड्स के लिए, ये जो करंट ईयर में आप सर्विस दे रहे हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, अदर देन रेस्टोरेंट है आपकी कौन सी सर्विस है? ट्रांसपोर्टेशन की, और इसकी वैल्यू अगर 10 लाख या ये 5 लाख, विच एवर इज हाइयर मतलब 10 लाख, इसकी वैल्यू अगर ये 10 लाख से कम है तो फिर यू कैन वेरी वेल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। बट मान के चलो अगर यहां पे 7 की जगह 17 लाख होता तो फिर क्या आप एलिजिबल रहते थे करंट ईयर में? द आंसर इज नो। क्योंकि देखो, आपको मैक्सिमम ये जो अदर सर्विस दे रहे हो आप, ये अदर सर्विस के बारे में बात कर रहे हो, अदर सर्विस जो दे रहे हैं इसकी वैल्यू 10 लाख या 5 लाख, इस केस में 10 लाख क्योंकि लास्ट ईयर का टर्नओवर का 10%, और रुपीस 5 लाख विच एवर इज हाइयर, तो ये 10 लाख आया, वो 10 लाख तक ही आप सर्विस की वैल्यू देंगे तो ही आप एलिजिबल हो कंपोजिशन के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, तो दिस क्लॉज इज मेड ओनली फॉर सर्विस, देखो, सर्विसेज दैट कैन बी सप्लाइड बाय कंपोजिशन सप्लायर,
तो कंपोजिशन सप्लायर सर्विस दे सकता है, बट वो ये लिमिट में होना चाहिए, इतनी लिमिट में होना चाहिए। रेस्टोरेंट के लिए कोई लिमिट नहीं, बट इनके लिए लिमिट आ गई अदर सर्विसेज के लिए अदर देन कंपोजिशन। चलो एक बार पढ़ो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसको। ओके देखो क्वेश्चन, देखो अभी आप खुद कर पाओगे। देखो, हरिराम इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो पहले से सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है। हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इज रुपीज 110 lakhs। तो पिछले साल का जो उसका टर्नओवर था वो था 110 lakhs। वेरी गुड। सिंस हिज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग previous year does not exceed 1.5 CR, he is eligible for the composition scheme in current previous year. Very good, हमको मालूम ही है। Further, in current previous year, he can also supply the services. कितने की सर्विस सप्लाई कर पाएगा बताओ। तो देखो 110 lakhs, 110 into 10% मतलब ये आएगा 11 lakhs, और आपकी फिक्स लिमिट 5 lakhs, whichever is higher। तो कितने की सर्विस वो सप्लाई कर पाएगा बताओ अदर देन रेस्टोरेंट? 11 लाख तक की सर्विस वो सप्लाई कर पाए। देखो वहां पे क्या बोलते, ही कैन सप्लाई द सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस अप टू द वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ 110 lakhs, दैट इज 11 lakhs, और 5 lakhs विच एवर इज हाई। तो देखो नीचे क्या बोलता है, दस ही कैन सप्लाई द सर्विस अप टू रुपीज 11 lakhs इन करंट फाइनेंशियल ईयर इफ द वैल्यू ऑफ सर्विस सप्लाइड एक्सीड्स 11 lakhs। देखो एक्सीड, अगर ये एक्सीड हो गई तो फिर क्या हो जाएगा, he becomes ineligible for composition scheme and he has to opt out for the composition scheme। उसे क्या करना पड़ेगा, opt out करना पड़ेगा of composition scheme। तो फिर उसे ये composition scheme से बाहर निकलना पड़ेगा। अरे आपके समझ में आया? तो आप नॉर्मली रेस्टोरेंट की तो कितनी भी दे सकते हो, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ये लिमिट नहीं है 10% ऑफ लास्ट ईयर टर्नओवर, ये रेस्टोरेंट के लिए नहीं। अगर आप रेस्टोरेंट छोड़ के ऑलरेडी यू आर इन कंपोजिशन स्कीम, आप ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम में हो, और उसके साथ अगर आप कोई सर्विस का सप्लाई करना चाहते हो, उनके लिए राइट, उनके लिए ये है। तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम में हो, और आप ऑलरेडी कंपोजिशन स्कीम के होने के बाद आप कोई सप्लाई सर्विस करना चाहते हो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, तो आपके लिए लिमिट उन्होंने दी है सर्विसेज के लिए। सर्विसेज के लिए लिमिट कितना दी है, 10% ऑफ योर लास्ट ईयर टर्नओवर और रुपीज 5 lakhs विच एवर इज हाइयर। ये दोनों में से हाइयर वहां तक आप कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर हो जाता है तो फिर यू हैव टू ऑप्ट आउट ऑफ द कंपोजिशन स्कीम। फिर आप वो गुड्स के लिए भी बाहर निकलोगे और सबके लिए बाहर निकल जाओगे कंपोजिशन स्कीम, तो आपको कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल ही नहीं रहेगी। ओके, सो गाइस नीचे दिया अगेन टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये तो अपन ने ऑलरेडी देख लिया। टर्नओवर का मतलब क्या है वही वहां पे लिखा है, तो वापस पढ़ने की जरूरत